नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भरतपुर दौरे पर रहे। भरतपुर में बीजेपी के जिला कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। साथ ही राजस्थान में बढ़ रहे आपराधिक ग्राफ को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबा हुआ है। महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपने 2023 के राजस्थान कमल खिलाने का आह्वान किया। नड्डा ने परिवारवाद को लेकर भी सभी विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आह्वान और बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों ने वंशवाद का दबदबा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति को चैलेंज करते हुए रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में हमने विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। हमने दुनिया में राजनीति में नया आयाम स्थापित किया है। देश में सारी पार्टियां ऐसी हैं जहां परिवार की पार्टी बन गई हैं, लेकिन बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर सभी को समझना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा सभी परिवार की पार्टियां बन गई है, कोई भी बचा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस की परिवार की पार्टी है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में तो मां, बेटा और बेटी की ही पार्टी बन गई है, लेकिन बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को खत्म करने के विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत को भ्रष्ट देश के नाम से जाना जाता था। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की नीतियों से गरीबों को ताकत मिल रही है। कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामकाज के दम पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो आरोप है, उसके लिए कांग्रेस पर क्या जवाब है, कांग्रेस क्या जवाब देगी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस किस रणनीति के तहत काम करेगी, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में हम किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उद्धव और उनका बेटा, एनसीपी शरद पवार उनकी बेटी, ये सब परिवार की पार्टियां हैं। अगर कोई प्रजातंत्र में पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी अब परिवार की पार्टी बन गई है। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सबकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। ये परिवार की पार्टियां बन गई। इसलिए मोदी जी ने वंशवाद से देश को विकासवाद की ओर ले गए, इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, भारत को उन्होंने मजबूत किया। भारत को कैसे मजबूत किया? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको ताकत देकर के, शक्ति देकर के, सशक्तिकरण करके उन्होंने देश को मजबूत किया। अभी भी वसुंधरा जी कह रही थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को और उसमें से 4 करोड़ 40 लाख
राजस्थान में है 4 करोड़ 40 लाख, जिनको मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देकर के किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया है। गहलोत का भ्रष्टाचार चल रहा है ना, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है ना। अगर मिटाना है तो राजस्थान में कमल खिलाना है, खिलाना है, खिलाना। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो रिपोर्ट है, एनसीआरबी जो है, एनसीआरबी के तहत रेप में, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर। ऐसी स्थिति आकर के खड़ी है। महिलाओं का को कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, और सिर्फ परिवारों को बचाने के लिए वोट की खातिर काम कर रहे हैं। मित्रों, देखिएगा एक बात, आप अगर आरजेडी को वोट देते हैं तो आप लालू के परिवार को वोट देते हैं। आप अगर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो आप अखिलेश के परिवार और उनके बच्चों के लिए वोट देते हैं। अगर आप उद्धव ठाकरे शिवसेना को वोट देते हैं तो आप उद्धव ठाकरे के परिवार को परवरिश करने के लिए वोट देते हैं। आप अगर एनसीपी को वोट देते हैं तो शरद परिवार के परिवार को फलने फूलने के लिए वोट देते हैं। आप अगर ममता को वोट देते हैं तो आप ममता के परिवार को, उसके अभिषेक भतीजे को फलने फूलने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए वोट देते हैं। आप अगर तेलंगाना में केसीआर को वोट देते हैं तो उसके परिवार को फलने फूलने के लिए वोट देते हैं। आप अगर वाईएसआरसी को, वाईसी आरएसपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को, तो आप वहां पर जगन रेड्डी के परिवार को वोट देते हैं। लेकिन अगर आप मोदी जी को वोट देते हैं तो याद रखिएगा, आप देश के लिए और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वोट देते हैं, ये आप याद रखिएगा। 1000 किलोमीटर की सड़क राजस्थान में बनी है, 5000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क, और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। यूपीए के टाइम में एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, मोदी जी के टाइम में प्रतिदिन 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। ये विकास की कहानी। रेल की पटरी 5 किलोमीटर पिछती थी, आज 8 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल की पटरी बच रही है। विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यहां भरतपुर में आया हूं, मुझे खुशी है, वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। हम लोगों ने यहां पर 23 मेडिकल कॉलेज दिए, 23 मेडिकल कॉलेज, 11 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, और भरतपुर को भी मेडिकल कॉलेज दिया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, विकास के लिए दृष्टि से आप आगे बढ़ाएं। आपको जानकर खुशी भी होगी और दुख भी होगा। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान को दिया है, और राजस्थान को जल जीवन मिशन में पैसा दिया। और दुखदाई खबर यह है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा घोटाला और सबसे ज्यादा घटिया काम किया है, तो गहलोत सरकार ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना। 32 स्टेटों में 29वें नंबर पर राजस्थान खड़ा है। बोलो, ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? जो तुमको प्यासा मारे, इसको रहने दोगे क्या? नवंबर में इनको वोट से प्यासा कर देना, समझ में आ जाएगा, और आगे जिता देना भारतीय जनता पार्टी को, फर्क समझ में आ जाएगा। और गजेंद्र जी का पैसा, मोदी जी का आशीर्वाद आप तक मिल जाएगा और पानी पहुंचेगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जेपी नड्डा का ये दूसरा दौरा रहा है, बेहद ही खास ये दौरा है, और सीधे तौर पर वंशवाद और परिवारवाद पर निशान साधा है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रतीक सिंह, कांग्रेस नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। श्याम झा, बीजेपी के नेता आप हैं हमारे साथ, बहुत बहुत आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रतीक जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि जेपी नड्डा की यह दौरा और सीधे तौर पर कांग्रेस पर परिवारवाद का निशाना साधा है, परिवारवाद का आरोप लगाया है, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं और इस दौरे को कैसे देखते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है?
इनको नकार दिया, इनको बता दिया कि आप ही की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, इसीलिए हम आपको उखाड़ फेंक रहे हैं। दूसरी बात, राजस्थान में आकर के ये वंशवाद की बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस मुंह से कर रहे हैं। इनके बगल में एक शख्सियत बैठी थी जिनका नाम है वसुंधरा राजे जी। उनकी माता जी, वो खुद, उनके पुत्र, उनकी बहन, उनका भतीजा, सारे भाई भतीजावाद की बात करने वाले करते हैं और सारे के सारे उन्हीं की पार्टी के अंदर है। राजस्थान की बात करूंगा तो मैं आपको, बड़ी लंबी एक लिस्ट है जो वंशवाद के नाम पे चल रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो अपने पुत्र राम मेघवाल को टिकट दिलाना चाहते हैं। भैरव सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी, अभिमन्यु राजवी। पूर्व सांसद जो जसवंत सिंह यादव हैं, उनका बेटे मोहित यादव, वो टिकट चाहते हैं। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, उनके बेटे जो है राहुल कसवा, वो प्रेजेंट में सांसद हैं। उनकी माताजी विधायक रही हैं और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही हैं, कमला जी। झुंझुनू से जो अभी सांसद है नरेंद्र खीचड़, उनकी जो बहू है वो जिला प्रमुख है झुंझुनू की। बेटी जो है वो नगर परिषद की पार्षद है और उनका जो बेटा है वो मंडावा से टिकट चाह रहा है अभी बीजेपी का। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक जो कृष्णेंद्र कौर दीपा है, उनका बेटा जो दुष्यंत सिंह है वो बीजेपी से टिकट चाह रहा है। आप मुझे बताइए, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम, रमन चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभलाल सैनी, उनका बेटा मनीष सैनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, उनका बेटा, एक लंबी लिस्ट है। तो कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? और केंद्र, अगर राष्ट्रीय लेवल की अगर हम बात करेंगे तो आप प्रेम कुमार दुपर, अनुराग ठाकुर, आप बहुगुणा परिवार देख लीजिए, आप बसवराज बोम्मई देख लीजिए, आप अमित शाह का बेटा देख लीजिए। तो इनको परिवारवाद दूसरों के परिवार में क्यों नजर आता है, खुद के परिवारों में क्यों नहीं होता है? जब सिंधिया जी जब तक कांग्रेस के अंदर थे, जब वो परिवारवाद की उपज थे, आज उनके तरफ चले गए तो वो बहुत बढ़िया सज्जन सौम्य व्यक्ति हो चुके हैं। तो ये किस तरीके की बात है? मुझे लगता है ये बिल्कुल हास्यास्पद है। इसीलिए ना तो केंद्र के सरकार के मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना उनके राज्य के लोग और ना राजस्थान के लोग उनको सीरियसली नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि ये उनके बयान पे आज की डिबेट ही करनी बेकार है कि उनके बयान को कोई सीरियसली लिया जाए। चलिए ठीक है। श्याम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी क्या परिवारवाद नहीं करती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही परिवारवाद करती है? जिस प्रकार से प्रतीक सिंह जी बता रहे थे, भैया ये राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं, इनसे और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है? बात कहां की क्या जोड़ेंगे भैया? पार्टी में कोई किसी का बेटा अगर कोई विधायक रह गया या कोई वहां पे जिला प्रमुख रह गया तो क्या पार्टी उसकी हो गई क्या? आप क्या, तो पार्टी ही परिवार की है। एक परिवार की पार्टी बनी आ रही है और वो परिवार ही उसको चलाता आ रहा है। तो पार्टी किस परिवार की है वो बात कही है उन्होंने। लालू प्रसाद यादव की पार्टी उसी के परिवार की है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कब देखा गया कि वहां पार्टी किसी परिवार की है? तो समय समय पर ये संवैधानिक पार्टी का जो मूल रूप होता है, मुखिया बदलते रहते हैं, लेकिन परिवार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। ये कहां की बेतुकी बातें करते हैं? इनको कुछ पता है नहीं और डिबेट करने आ गए और इधर की उधर, उधर की उधर। क्यों समय खराब करते हैं भैया टीवी चैनल वालों का और प्रदेश की जनता का? बात रही कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा वही है। राष्ट्राध्यक्ष इन्होंने दिखाने के लिए बदल दिया। 30 सालों बाद राष्ट्राध्यक्ष बदला भी, तब भी राष्ट्राध्यक्ष के आला कमान उसी परिवार के हैं। उस पार्टी में राष्ट्राध्यक्ष बदलने के बाद भी आला कमान उसी परिवार के हैं। राष्ट्राध्यक्ष खुद बोलता है कि मैं आला कमान से बात करके निर्णय करूंगा। तो ऐसा कौन सा राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके ऊपर भी आला कमान होता है भैया? कहां बीजेपी से तुलना करते हैं अपने पार्टी जी? प्रतीक जी जवाब देंगे क्या? मुस्कुरा रहे हैं आप, और श्याम भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आला कमान कौन है? कि देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए या पूरे देश में कहीं पे भी चले जाइए। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी की कोई बात मानी जाती है क्या बीजेपी के अंदर? वहां चलती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है क्या? वो रिमोट से चलाने वाले अध्यक्ष है क्या अभी जेपी नड्डा? उनकी बात तो कोई नहीं सुनता। और मैं नहीं कह रही, आप अपने मन में भी सोच लीजिए, बाहर निकलेंगे एक एक व्यक्ति ये बता देगा कि मोदी की चलती है, अमित शाह की चलती है, कि जेपी नड्डा की चलती है। हमने तो वो दृश्य तक देखे हैं जो जब जेपी नड्डा जी राज्य अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जा रहे थे तो अमित शाह ने साइड में हटा दिया उनको कि भैया साइड में हटो, फोटो में तुम्हारा कोई काम नहीं है। आप कैसी बातें करते हैं ये श्याम झा जी? और वंशवाद की पूरी लिस्ट बता दी मैंने आपको, बताइए। आप बगल में बैठा रखे थे वसुंधरा राजे जी को, उनसे पूछ लेते भैया आप कितने वंश की कितनी पीढ़ी के बाद आए हैं आप यहाँ पर? वसुंधरा राजे जी को जब टिकट दिया था बीजेपी ने तो क्या पार्टी के लिए क्या काम कर दिया था? जब जाकर के ले जाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बना दिया तो पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था बीजेपी के लिए?
आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हास्यास्पद। इसीलिए बोलता हूं कि जेपी नड्डा जी की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, प्रधानमंत्री खुद ही सीरियसली नहीं लेते, ना उनके राज्य की जनता ने उनको सीरियसली लिया, और सीरियसली नहीं लिया इसीलिए उनको चुनाव हरा दिया। तो मेरा मानना यह है कि वो इस तरीके की बातें राजस्थान में करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि मुद्दे सारे गौण हो चुके हैं। हमने जिस तरीके से सरकार चलाई है, जिस तरीके की जनहितैषी नीतियां लेकर के आए हैं, और उसके बाद में आर्थिक विकास की दर ठीक है श्याम जी, देखिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठा रहे थे कि आला कमान से पूछ लीजिए, और प्रतीक जी ने तो साफ ये कह दिया कि जेपी नड्डा साहब को ही कोई सीरियसली नहीं लेता है बीजेपी में, ऐसा है क्या? देखिए, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी के कार्यकर्ता है, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको ये नहीं जानकारी कि पार्टी अलग होती है, सरकार अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा जी हैं, और सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का अपना अलग है, वो अपनी सरकार चलाते हैं। पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा जी हैं, ये इनको समझना पड़ेगा। पार्टी में जो जेपी नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वही मंच पर बैठेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, राष्ट्र के प्रमुख है, उनका अलग रुतबा है। वहां जहां पे पार्टी की कोई मीटिंग होती है, तो पार्टी की मीटिंग में अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट जाएंगे। और रही बात, ये कहते हैं मुद्दे कौन हो गए, अरे भैया, इस राजस्थान की सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12 हत्याएं रोज होती है राजस्थान में, 8 बलात्कार रोज होते हैं राजस्थान में, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है, मुद्दे कौन कहां से हो गए भैया? केवल और केवल 3.5 साल के कुंभकर्णी नींद से उठने के बाद गहलोत जी को लगा कि अरे चुनाव आ गए तो ये घोषणा वो घोषणा, और किया कुछ नहीं है, केवल घोषणा है। एक भी काम ऐसा नहीं है जो कर दिया उन्होंने। घोषणाओं पे घोषणा, आप बोलते मांगते मांगते थक जाएंगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। अरे भैया, तुम्हारे पास है क्या देने के लिए जो तुम दे दोगे? तुम्हारे पास है कुछ नहीं। बिजली फ्री, भैया 9,000 करोड़ के घाटे में बिजली विभाग है। श्याम जी, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, तो क्या उस समय कांग्रेस जो लोग वाले कब बोलते थे, लेकिन क्या आपको लगता है उस समय क्राइम रेट बहुत कम था? क्या वसुंधरा जी के होते हुए सब कुछ खत्म हो गया था? देखिए, क्राइम रेट कम नहीं हुआ है। क्राइम रेट वसुंधरा जी के समय पे जितना था उससे बढ़ गया है। क्राइम में हम राजस्थान भारत में दूसरे नंबर पर आ गया है। आज की तारीख में बलात्कार में हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। देश की जो बहन बेटियां हैं, थानों में सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, रोड पर सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है। तो क्राइम का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सेंसेक्स से भी बहुत तेजी से बढ़ा है गहलोत। चलिए ठीक है, प्रतीक जी जवाब दीजिए, सेंसेक्स से भी तेजी से बढ़ रहा है क्राइम का रेट जो है राजस्थान में, सरकार फेल है क्या? मुझे लग रहा है श्याम झा जी क्या या तो नए नए राजस्थान में शिफ्ट हुए हैं, या इनको पुराने आंकड़े इनको पता नहीं है। मैं आंकड़े आपको याद दिला देता हूं। महिला अत्याचार के प्रकरण 2017 में जब होते थे, तो अनुसंधान का जो औसत समय था वो 435 दिन था, लगभग 1.5 साल। जो हमने वर्तमान में 54 दिन कर दिया अनुसंधान का समय, इनके समय में 1.5 साल में अनुसंधान नहीं हुआ करता था। बलात्कार के मामले में जो राजस्थान में सजा की दर है वो 45% है, राष्ट्रीय 39% है, और राष्ट्रीय जो सजा की औसत दर है उससे राजस्थान में ज्यादा है। आप 2021 के जो दौरान जो पॉक्सो एक्ट के तहत अगर हम बात करेंगे तो 35 मामलों के अंदर तो आजीवन कारावास दिया है, और 510 मामलों के अंदर अन्य सजाएं सुनाई गई है। इनके समय में तो कुछ होता ही नहीं था, अनुसंधान ही नहीं होते थे। और आप देख रहे हैं ना अभी किस तरीके से पहलवान बैठे हुए थे पॉक्सो एक्ट के अंदर, उन्होंने मामला दर्ज किया। इनके सांसद को पुलिस छोड़ो, गिरफ्तार करने की बात तो छोड़िए, पूछताछ करने को राजी नहीं है। और जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड की ये बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आईपीसी क्राइम के अंदर राजस्थान टॉप 5 में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जो महिला अत्याचारों की जो बात कर रहे हैं वो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसी रिपोर्ट के अंदर एनसीआरबी ने लिखा है कि 54% मामले वो झूठे पाए गए, एफआईआर जब लगाई गई। इन्हीं की एजेंसी बोल रही है, राज्य सरकार का डेटा नहीं बोल रहा है। तो किस तरीके से झूठ बोलते हैं। और बोल रहे थे कि हमें अभी कैसे याद आया, साहब हम तो 4 साल से बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने यहां की तारीफ की थी, और उसी के बनस्पत यहां जितने उपचुनाव हुए सारे कांग्रेस पार्टी ने जीते, इनकी जमानतें जब्त हुई है, 4थे नंबर पे इनका कैंडिडेट चला गया। राजस्थान की जनता ने लगातार हमको आशीर्वाद दिया है, और फिर इस साल जब चुनाव होंगे तो 156 से ज्यादा सीटें जीत करके चुनाव जिताएगी, क्योंकि जनता को पता है किसने उनका साथ दिया है और किसने उनको ठगा है। चलिए ठीक है,
एक सवाल और प्रतीक जी मेरा आपसे कि राजस्थान का एक इतिहास रहा है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, चाहे जो हो, 5 साल के बाद जनता उसका स्नेह नहीं देती है। तो यानी आपका तो 5 साल पूरा हो गया, क्या आप मान रहे हैं क्या कि इस बार ऐसा होगा क्या, या इतिहास बदल जाएंगे? देखिए, राजस्थान की सरकार जब जब कांग्रेस की सरकार आई, चाहे 98 से लेकर 2003 तक की बात कीजिए, चाहे उसके बाद में 2008 से 2013 की बात कीजिए या अभी की बात कीजिए, उस समय पे राजस्थान की सरकार समय समय पे जनहितैषी नीतियां लेके आई। चाहे फ्री मेडिसिन पूरे हिंदुस्तान में पहली बार चालू करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया था। इस बार ओपीएस का काम सबसे पहले, पूरे जो ओपीएस लागू करने का काम है वो राजस्थान ने किया है पूरे देश के अंदर। आप देखिए, जो बीमा है, चिकित्सा बीमा है, वो राजस्थान के अंदर लगभग 95% लोग उसके अंदर कवर हैं और सबको 25 लाख रुपए का जो चिकित्सा बीमा है वो मिल रहा है। आरटीएस लागू करने वाला पहला प्रदेश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की सरकार हमने चलाई है, जिस तरीके से हमको लगातार हमको जन समर्थन मिला है और जनता जिस तरीके से उमड़ रही है, उसके दम पर हमारी सरकार रिपीट होगी। सशक्त चेहरा इस समय कांग्रेस के पास है। और बीजेपी की अगर बात करें तो क्या आप वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या सीएम चेहरा कौन होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ेगी। योग्य आदमियों की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे पास ऐसा नहीं कि एक ही आदमी है और एक ही ताश का पत्ता लेकर हम घूम रहे हैं कि इसको कब फेंकना है। हमारे पास कई सारे चेहरे हैं, योग्य आदमी खूब है। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। और रही बात इनके जो सपने हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो भैया तुम्हारे विधायक बोलते फिरते मंचों पे कि एक फॉर्च्यूनर में आ जाएगी हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस के जो विधायक जीत जाएंगे एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे। हम नहीं बोल रहे, क्योंकि खुद के विधायक सब स्वीकार करते हैं, मंच से बोलते हैं इस तरह के बयान। तो ये हम तो ठीक है, हमारे आत्मविश्वास है, हम हमारे काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के बात कर रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो इनके विधायकों में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि खुद बयान दे रहे हैं कि हमारे इतने विधायक आएंगे कि फॉर्च्यूनर में हमारी पूरी कांग्रेस आ जाएगी। प्रतीक जी क्या कहेंगे? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है, फिर मैं बात कहूंगा कि आप अगर के आंखें बंद करके अगर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनता आपकी बातें सुन लेगी। मैं कहना चाह रहा हूं, आप जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं और उसके अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो जनता का रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से वहां पे खुशियों से झूम रहे हैं, जिस तरीके से गाने गाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 4 साल 4.5 साल के अंदर लगातार जो चुनाव हुए उसके अंदर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है इस बार रिवाज बदलेगा, सरकार बिल्कुल नहीं बदलेगी। क्योंकि सबको पता है इनकी वसुंधरा राजे जी की सरकार में किस तरीके की सरकार थी। चाहे कान घोटाले की बात करें, फिर घोटाला जब उसके अंदर सामने आ गया तो माइंस कैंसिल कर दी, कालीन की बात कर लीजिए, उसके बाद में आप केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, घोटाले की बात करेंगे, 88,000 करोड़ रुपए पिछले दिनों पता लगा 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट छपे थे, वो गए ही नहीं आरबीआई में। आरबीआई ने अपने आरटीआई के अंदर ये जवाब दिया है। तो मुझे लगता है राजस्थान की जनता अवेयर हो चुकी है और एक संकल्प लेकर के कांग्रेस चली है कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाना है पूरे देश के अंदर, और उसी के साथ अब जनता जुड़ती जा रही है। मुझे लग रहा है पिछली बार तो इनकी 78 सीटें आ गई थी, मुझे इस बार लग रहा है कि 18 सीटें आना भी बड़ा मुश्किल है। प्रतीक जी, एक कांग्रेस के सामने एक समस्या ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही थोड़ी कलह जरूर देखने को मिली। अभी बीच में आपने देखा सचिन पायलट साहब किस तरीके से नाराज हुए, फिर इसके बाद हाईकमान को जो है बुलाना पड़ा, मध्यस्थता करनी पड़ी। फिर क्या ये माना जाए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल हो गए हैं और जो चुनाव होंगे आने वाले नतीजों पर असर नहीं पड़ेंगे, ऑल इज वेल रहेगा? क्योंकि पार्टी कहीं न कहीं जो है वो डैमेज कंट्रोल करने का जरूरत समझी, तभी वहां पर शीर्ष नेतृत्व को बुलाना पड़ा। देखिए, सचिन पायलट जी की बात करें या अशोक गहलोत जी की बात करें, दोनों सम्मानीय नेता हैं। दोनों के नेतृत्व में पिछली बार भी चुनाव लड़ा गया था, इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा और हम एक करके चुनाव लड़ेंगे। और सचिन पायलट जी हो या चाहे अशोक गहलोत जी, दोनों ने जनता के मुद्दे उठाए, जनता के लिए काम किया है। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों इनके कितने सारे अध्यक्ष, पहले दूसरा अध्यक्ष बनाया गया, फिर अब सीपी जोशी बना दिए गए, फिर ये कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुंचती है। सामने होते हुए आप देखिए राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, सामने घर है वसुंधरा जी का, घर के अंदर मौजूद है वसुंधरा जी, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाती है। तो मुझे लगता है इनके घर के अंदर की फूट बहुत ज्यादा है और इसी के लिए ये किसी को चेहरा, क्योंकि बीजेपी की परिपाटी रही है, चेहरा बना करके चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार ये पता लग गया जो 10 अलग अलग संभाग है, 10 संभागों के अंदर 10 मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, लेकिन वो भी नाकाफी है। तो इस बार नया कैंडिडेट इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो वो इस बार नए मुख्यमंत्री के कैंडिडेट मेरे ख्याल में राजस्थान में हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके हो सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, लेकिन राजस्थान की जनता अब अशोक गहलोत जी के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए श्याम जी, ऐसा मानते हैं क्या कि राजस्थान की जनता जो है अभी भी कांग्रेस के साथ ही रहेगी, बीजेपी के साथ अभी जाने वाली नहीं, कमल खिलने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी जरूर? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जिस प्रकार से अभी कन्हैया कुमार की उदयपुर में हत्या हुई, 1 साल हो गया, वो बाजार नहीं खुल पा रहा है, वहां के जो लोग निवासी हैं वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जनता का विश्वास उठ गया है कांग्रेस पर से। तो स्पष्ट दिख रहा है, 1 साल के अंदर भी कांग्रेस विश्वास नहीं दिला पाई कि आप लोग सुरक्षित है, आप व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकते हैं, आप लोग सुरक्षित है, आप घर से निकल सकते हैं। एक उदाहरण है जीता जागता जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई राहत कैंप लगा करके गहलोत साहब को गारंटी कार्ड बांटना पड़ रहा है, इसका मतलब गहलोत साहब पे से भी विश्वास उठ चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव से पहले इन्होंने वादे किए थे, जो झूठे वादे किए कि 11 दिन में किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, तो जिस प्रकार से इन्होंने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई, 4 बार सेज बढ़ा दिया, जिस प्रकार से इन्होंने किसानों का ऋण माफ नहीं किया और उनकी जमीनें नीलाम हो गई, तो आज उनको पता है कि जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए वो लिखित में गारंटी बांटते फिर रहे, तो भी जनता विश्वास नहीं कर रही। तो जनता में इनका कहीं भी विश्वास नहीं, इकबाल कानून का खत्म है और जनता में इनका विश्वास भी खत्म हो चुका है। तो कांग्रेस का जो इनके विधायक जो कहते हैं, सच बोलते हैं कि फॉर्चूनर के अंदर इनके विधायक आ जाएंगे, इतना ही विधायक जीत के आ पाएंगे जी। जनता में कहीं भी कांग्रेस के लिए कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी इनके प्रति प्रेम नहीं बचा है, और जो जनता का गुस्सा फूटा हुआ है वो 2023 के चुनाव में नजर आता है। बिल्कुल। प्रतीक जी, एक आज जेपी नड्डा ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो वंशवाद की नहीं, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करती है। यानी इस बार राजस्थान में जो है रिपोर्ट कार्ड चलेंगे, यानी वो देखेंगे कि किसके रिपोर्ट मजबूत हैं, उसी के आधार पर राजनीति करेगी। क्या कांग्रेस की भी ऐसी कोई रणनीति है रिपोर्ट कार्ड वाली आप लोगों की? देखिए, मैं अभी झा साहब बोल रहे थे तो मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से नड्डा जी को बीजेपी वाले सीरियस नहीं लेते, जनता सीरियस नहीं लेती, उस तरीके से मुझे लगता है राजस्थान की जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं को सीरियस लेना बंद कर चुकी है। ये बात कर रहे थे कन्हैया लाल जी की। कन्हैया लाल जी की हत्या को बिल्कुल 1 साल हो चुका है। जो हत्यारा था वो बीजेपी का अल्पसंख्यक विभाग का पदाधिकारी था। केस एनआईए के पास में है। एनआईए केंद्र सरकार की एजेंसी, और आप देखिए 1 साल तक उसके अंदर रिपोर्ट पेश नहीं हुई। आप देखिए किस तरीके की बातें। विश्वास वहां की जनता को इसलिए नहीं हो रहा कि अगर किसी के साथ अगर कोई और इस तरीके की घटना घट जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ये एनआईए क्या कर रही है, केंद्र सरकार की एजेंसी, 1-1 साल लगता है क्या इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर। दूसरी बात, ये रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे आज नड्डा जी, तो मैं आपको ये भास्कर की खबर दिखाना चाहता हूं। ये भास्कर की खबर है कि जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला था, और इन्होंने 23 करोड़ लोगों को दोबारा गरीबी रेखा के अंदर डाल दिया। ये देखिए उज्ज्वला योजना की सच्चाई। इन्होंने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, 8 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए। रामेश्वर तेली जी ने बताया है, ये राज्यसभा के अंदर जो इनके प्राकृतिक और गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 4.25 करोड़ लोगों ने तो पहली बार सिलेंडर नहीं भरवाया, और 7.5 करोड़ लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवाया, क्योंकि गैस का सिलेंडर हो गया 1150 के पार। तो हमने उन जनता को अगर उनको सस्ते में 500 रुपए में सिलेंडर देने का प्रण किया है, अगर हमने जो गरीब है जिसको सबसे ज्यादा राहत की जरूरत है उसको राहत देने का प्रण किया है, आप और मैं तो फिर भी 1100 रुपए के सिलेंडर भरवा सकते हैं। आप मुझे बताइए, जिस जनता को 2 रुपए किलो में गेहूं मिल रहा है वो 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेगी। तो हमने उनको देने का काम किया, और 14 लाख लोगों के अकाउंट में तो डीबीटी भी हो चुका है। तो इनको इन्हीं राहत से दिक्कत है कि जनता को राहत क्यों मिल रही है। जनता को राहत मिलने की वजह से राजस्थान की जो भाजपा है इसके अंदर बेचैनी है। और फिर कहूंगा जहाँ साहब एक बात और कहूंगा, आप 8 करोड़ लोगों का विरोध मत करिए। अगर 8 करोड़ लोग आपका विरोध करने पे आएंगे तो आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, आप राहत की बात कर रहे हैं। एक सवाल मैं इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लगातार ये जो अभी बात चल रही थी ना फ्री की रेवड़ी,
कांग्रेस दे या कोई भी पार्टी अगर दे रही है, और इसके जो अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर आएंगे उसका कैसे वहन किया जाए? सपोज आपने सब्सिडी दे दिया, 1100 रुपए का है सिलेंडर, आपने 500 रुपए में दिया, तो वो जो 600 रुपए का जो मार्जिन है वो कहां से राज्य सरकार कहां से भरपाई करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं कह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 के अंदर, तो स्मृति ईरानी जी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलती थी कि 400 रुपए का सिलेंडर है, इतना महंगा सिलेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि जब आप वोट देने जाइए तो नमस्कार करके जाइए सिलेंडर को। आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। स्मृति ईरानी जी के मुंह में जबान नहीं है बोलने के लिए। और फिर आप जो अगर हमने 500 रुपए का सिलेंडर देना तय किया, तो आप ये भी जान लीजिए कि राजस्थान की जो विकास की दर है, आर्थिक विकास की दर, वो 11.02% है। 11.02% की हमारी आर्थिक विकास दर है, जो पूरे देश के अंदर नंबर 2 पे है, आंध्र प्रदेश के बाद में। और बीजेपी के शासित कोई भी प्रदेश, मैं तो गुजरात की भी बात कर रहा हूं, कोई भी प्रदेश टॉप 5 में भी नहीं है आर्थिक विकास दर में। तो हमने हमारी चीजों को सही किया है, आर्थिक विकास की गति बढ़ाई है, और उस आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के साथ में ही हम जनता को राहत दे रहे हैं। ये फ्रीबीज की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं 10 लाख करोड़ रुपए आप कॉर्पोरेट्स का माफ कर देते हैं, वो फ्रीबी नहीं है। लेकिन जरूरतमंद को, जिसको 2 रुपए किलो में गेहूं खरीदने की आवश्यकता है, वो 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेगा? आप ही मुझे बता दीजिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, एक सवाल ये कि बीजेपी अपना एक कैंपेनिंग कर रही है और बीजेपी कह रही कि 9 साल बेमिसाल, जगह जगह पर कैंपेनिंग की, केंद्र सरकार की अपनी उपलब्धियां गिरा रही है। तो आप ओवरऑल बीजेपी की इस 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आपका क्या मंतव्य है? देखिए, बीजेपी के 9 साल की पहली उपलब्धि तो यह है हाथरस, कठुआ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और उसके बाद में दिल्ली में बैठे पहलवान। तो ये तो इनकी महिला अत्याचारों पे पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि ये बताते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर बांटे। तो उज्ज्वला योजना की मैंने सिलेंडर की आपको उपलब्धि गिना दी कि रामेश्वर तेली जी बताते हैं कि 4.25 करोड़ ने तो पहली बार ही सिलेंडर नहीं भरवाया और 7.5 करोड़ लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवाया। उसके बाद में ये बहुत डींगे हाँकते हैं कि हमने इतने सारे हाईवे बना दिए। ये 5 अप्रैल 2018 की एक खबर है। इसके अंदर इन्होंने जो सड़कें मापते हैं उसका प्रावधान ही बदल दिया। यूपीए के सरकार में अगर 8 लेन की कोई सड़क थी तो उसको 1 किलोमीटर बोला जाता था। इन्होंने 1 किलोमीटर की 8 लेन की सड़क बना दी तो उसको 8 किलोमीटर काउंट कर रहे हैं। बताइए, सरकार शहरों के नाम बदल देंगे, जगह के नाम बदल देंगे, जीडीपी की गणना का पूरा सांख्यिकी बदल देंगे, उसके बाद में सड़क मापने का भी बदल देंगे। उसके बाद में आप चौथी उपलब्धि की बात करेंगे तो नोटबंदी इनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है। जो 88,000 करोड़ रुपए के, जो 500 रुपए के जो नोट गायब है, मुझे लगता है या तो भाजपा कार्यालय गए हैं या फिर भाजपा के नेताओं के पास गए हैं। उसका भी एक बड़ी उपलब्धि ये इनके पास में है कि इनके कार्यकर्ताओं को इन्होंने समृद्ध किया उन 500 के नोटों से। और बड़ी सारी इनकी उपलब्धियां हैं। आप चाहे से आप विदेश नीति की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाकर के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जैसे ही इंडिया उतरते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के 5 स्टेट को बैन कर देता है कि यहाँ के छात्र वहां पढ़ने नहीं जा सकते। तो बड़ी सारी लंबी चौड़ी उपलब्धियां हैं। मुझे लगता है इसके लिए करीब 5-7 घंटे की हमको एक डिबेट करनी पड़ेगी, जिससे सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट हमको बात करनी चाहिए। ये धारा 370 हटाया, इसको उपलब्धि आप नहीं मानते? देखिए, धारा 370 हटाने से आपके और मेरे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, मुझे बताइए। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया धारा 370 हटाने से? जी, उनके लोग तो, राजस्थान के लोग तो पहले भी उसी तरीके के थे और अब उनको हम ज्यादा राहत दे रहे हैं तो वो भी उसी तरीके के। राम मंदिर आप उपलब्धि सरकार की कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया था हम कोई भी अध्यादेश नहीं लेकर के आएंगे संसद में, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाए। और उसके अंदर भाजपा का तो बीजेपी अपना उपलब्धियां गिना रही, जो बीजेपी अपना उपलब्धि गिना रही, उसमें चीजें जो है वो कैटेगराइज। तो कह रहा हूं मैंने भी राम मंदिर के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने भी दिया है। आप बाहर निकलेंगे, अनेकों सैकड़ों लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। वो भाजपा की क्या उपलब्धि है? उसके लिए भाजपा ने अपने भाजपा के खाते से कितने रुपए दे दिए? 1 रुपया नहीं दिया। उसके नाम पे 93 पे जब चंदा इकट्ठा किया, भाजपा ने अपनी पूरी पार्टी चला ली। ये मंदिर के नाम पे पैसे खाने वाली पार्टी है और राजस्थान की जनता समझ चुकी है इस बात को। इसीलिए इनकी जमानतें जब्त हुई हैं उपचुनाव में और फिर इस बार जमानतें जब्त होंगी। ठीक है, श्याम झा जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, देखिए, अभी बीजेपी राजस्थान हो या अन्य राज्यों हो, जाकर अपना 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है और प्रतीक जी कह रहे थे इनकी उपलब्धियां कुछ है नहीं, तो आप अपनी उपलब्धियां बताएंगे क्या? देखिए, प्रतीक जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उन्होंने काम किए हैं, तो वो हम गिना रहे हैं। आपके राहुल गांधी की उपलब्धियां भी आप घूम घूम के गिनाइए ना पूरे देश में। किसने मना किया है कि राहुल गांधी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या उनका व्यवहार रहता है, वही बता दीजिए। उन्होंने किया तो कुछ ही नहीं है आज तक, लेकिन कम से कम जो वो उनकी पहचान है, जैसा उनका व्यक्तित्व है, उसका प्रचार करवा लीजिए। घूम घूम के बताइए कि आपके राहुल जी कैसे हैं। किसने टोका है आपको, किसने रोका है? आप लोगों के तो आदर्श है वो लोग, राहुल गांधी जी, तो उनको बुलाइए ना, इनकेस करिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं तो हम गिना रहे हैं। जहां पे 6 किलोमीटर रेल लाइन बिछती थी रोज, आज 90 किलोमीटर बिछती है, आज 60 किलोमीटर बिछती है। जहां रोड बनता था 5 किलोमीटर, वहां आज 35 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है। ऐसे आप देखिए पूरा भारत जो रेलवे ट्रैक है 100% विद्युतीकरण हो गया है। कितनी नई ट्रेनें चली है, कितने रोड के काम जो चल रहे हैं, कितने लाख किलोमीटर की रोड बिछ गई है। इनके पास ये क्या गिनाएंगे कि हमने क्या हमारे जो गहलोत साहब हैं उन्होंने बिजली का ये कर दिया, वो कर दिया। और जबकि गहलोत साहब ने 4.5 साल तक जो जनता की जेब काटी, जिसमें 9 बार बिजली के रेटें बढ़ाई, वो नहीं बताएंगे। लेकिन अभी जो कि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन उसको लेकर के आडंबर करते हैं कि गहलोत साहब ने ऐसा कर दिया, गहलोत साहब ने वैसा कर दिया। अरे भैया, गहलोत साहब 4.5 साल से जेब काट रहे थे जनता की, वो भी तो बताइए। तब क्यों नहीं आपने 4.5 साल से क्यों जेब काट रहे थे जनता की? जनता क्या भूल गई है क्या? या अभी आप जनता को, राजस्थान की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं क्या कि आपने तुरंत में आकर के जब चुनाव के टाइम पर के हम ये योजना और ये घोषणा और बताइए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? अरे भैया, जनता सब जानती है, जनता आपको जवाब देगी चुनाव में। चलिए ठीक है प्रतीक जी, अब देखिए आप अभी बहुत सारी बातें बता रहे थे और इन्होंने कहा कि पहले आप राहुल गांधी की उपलब्धियों तो गिना दीजिए। ठीक है, बीजेपी अब मान लीजिए आप नहीं मानी, विपक्ष के हैं, अगर बीजेपी अच्छा भी करेगी तो आप उसको नहीं गिनाएंगे, राहुल गांधी गिना दीजिए। नहीं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर आज एक नेता अकेला एकमात्र राहुल गांधी है, जिन्होंने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की, देश को जोड़ने का काम किया, जो इस देश में आर्थिक विषमता फैल रही है उसका काम किया। और आप देखिए उसका नतीजा क्या निकला। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आई, उसके बाद में उन्होंने जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन बिताए थे, कर्नाटका, वहां हमारी सरकार आई और इनकी जो भ्रष्टाचार की सरकार थी वहां से उनकी जनता ने उनको उखाड़ फेंका। नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप देखिए हमारे आराध्य देव बजरंगबली को हुड़दंगी बजरंग दल से कंपेयर कर रहे थे, तो बजरंगबली ने भी इनका साथ नहीं दिया, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और बजरंगबली की गदा चली और बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई कर्नाटका के अंदर। उसी तरीके से अब राजस्थान में भी एक नई फिजा चल चुकी है, एक नई बयार चल चुकी है, एक नई हवा चल चुकी है, जो है एक समृद्धि की हवा है। नया समृद्ध नया राजस्थान बनाने की जो संकल्पना मुख्यमंत्री जी ने ली है, उसी के दम पे राजस्थान की जनता हमारे साथ पिछले 4.5 साल से जुड़ी है और आगे भी जुड़ती जा रही है। जिस तरीके के जो आप देखिए त्योहार बनाए जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, किस तरीके की खुशियां दे रहे हैं, अपने आप लोग वहां पे नाच रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके की राहत मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए अब विफलता गिनाने के लिए तो इनके पास कुछ है नहीं, तो अपनी जो झूठी जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो बताने की काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब राजस्थान की जनता बिल्कुल सजग है, वो इनके झूठे वादों के अंदर आएगी नहीं और राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगी, सरकार नहीं बदलेगी। चलिए ठीक है, राजस्थान में इस बार श्याम जी रिवाज नहीं बदलेगी, कांग्रेस की सरकार ही रहेगी, यानी बीजेपी वाले क्या करेंगे, तैयारियां अपनी बताइए। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी के अनुयायी है, ये कुछ भी बोलेंगे। इनके विधायक मंत्री बोलते हैं क्या मुंह लेकर जाए, सचिन पायलट भी कहते हैं हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे। जी आप ये कह रहे हैं कि जनता नाच रही है, गा रही है और जनता तैयार खड़ी है। अब इनको क्या समझाया जाए? अब राहुल गांधी के अनुयायियों को कोई समझा भी क्या सकता है भारत देश में? इनके मंत्रियों को, इनके पूर्व अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को ये चिंता है कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे, जनता को क्या जवाब देंगे। और ये कह रहे हैं कि जनता में खुशी की लहर है और वसुंधरा जी को तो अलग ही टेंशन चल रही है। कौन सा नशा करते हो? थोड़ा जनता को समझो, जनता की भावनाओं को समझो। आपके मंत्री और विधायक चिंतित है। एक कोई विधायक मंच से कहता है कि भैया हमारे जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता के बीच में हमारे जूतों से मारेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए।
तो आप इनको सोचना चाहिए, बेचारे टीवी पे आ जाते हैं, इनको जानकारी कुछ समझ है नहीं, और टीवी पे आके ऐसा वैसा गिनाने से नहीं हो जाता भैया। जो वास्तविकता आपके पूर्व अध्यक्ष और आपके विधायकों को सब पता है कि वास्तव में राजस्थान की जनता के बीच में क्या स्थिति है, कैसे जाए। इनकी बातों को क्या काउंटर करूं मैं, क्योंकि इनको समझ नहीं है, जानकारी भी, नए बच्चे हैं, अभी नए नए जुड़े हैं राजनीति में, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, इनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। आए हैं डिबेट में तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, पक्ष रखेंगे, जो भी सच झूठ परोसने की कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनके विधायकों को चिंता है, मंत्रियों को चिंता है, और साथ में राजस्थान की जनता एकदम सजग और तैयार बैठी है कि 2023 का चुनाव जैसे ही आएगा, इनको मुंहतोड़ जवाब देगी कि किस प्रकार से इन्होंने जनता के साथ झूठे वादे करके इनका जो पुराना चुनाव घोषणा पत्र है वो जनता इनको दिखाएगी, पढ़ाएगी। ठीक है, मैं आऊंगा, प्रतीक जी आऊंगा, सुन लीजिए। ठीक है, चलिए प्रतीक जी क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। हाँ, सुन लीजिए क्या कहना चाहते। देखिए, पहले तो मुझे जो निजी टिप्पणी होती है उससे बड़ी आपत्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि नशे तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, कि वो बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है नशे करते हैं जो श्याम झा जी बैठे हुए, जो इस तरीके की ओछी टिप्पणियां करते हैं कि आप बच्चा बता रहे थे, आप प्रभु आप बड़े हो गए तो आप काम कर लेते ना कुछ। आपने कोई काम किए नहीं, बीजेपी ने आपको भेज दिया बोलने के लिए। ये जब डिबेट ऑन एयर जाएगी तो राजस्थान की जनता डिसाइड करेगी कि किसके पास आंकड़े हैं और कौन थोती बातें कर रहा है, कौन नशा करके बैठा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरीके की निचले स्तर की जो भाषा है उसका उपयोग कर रहे हैं, और इसका मैं खंडन करता हूं। और अगली बार से जब आप डिबेट में आए तो स्टडी अच्छी करके आए करिए। निजी टिप्पणी करने के लिए अगर आएंगे तो निजी टिप्पणियां करना हर किसी को आता है। आप जहाँ स्टडी करते हैं उनको पढ़ा कर आते हैं। कौन से यहाँ नहीं आते? आप स्टडी करने, आप स्टडी करके नहीं आते हैं। आप स्टडी करके आते तो आप आंकड़े देते। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। आप फालतू थोती और नशे करके आकर के यहाँ बैठ जाते हैं और आपको पता नहीं है कि राजस्थान में चल क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद देखिए, अभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई किसी को नई चीजें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैंने तो टिप्पणी की शुरुआत की नहीं थी, लेकिन अगर कोई टिप्पणी करेगा, कोई टिप्पणी करेगा तो हम इस तरीके की टिप्पणी को सहन नहीं करेंगे। और आप एंकर हैं, मुझे लगता है आपको स्टॉप करना चाहिए था इनको, अगर निजी टिप्पणी करने के लिए। वो आपने स्टॉप नहीं किया तो मुझे बोलना पड़ा। फिर बौखलाने से थोड़ी, अब जो नशे करके आ गए आदमी उनके सामने बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें निजी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आप लोग मुद्दे पर रहिए, ठीक है श्याम जी, ठीक है। वो आप होमवर्क करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, तथ्य को यही बोला, अगर निजी टिप्पणी कोई करेगा तो नई निजी टिप्पणी पे आपको रोकना चाहिए था। आपने नहीं रोका तो मैंने आगे नहीं, मैंने रोका। आप दोनों को मैंने बराबर मौका दिया बोलने का। मैंने आप दोनों को बराबर मौका दिया है। सौरभ झा जी, ये पहले झा साहब बोल चुके थे, उसके बाद बोला नहीं सौरभ जी, मैंने शुरुआत नहीं की इस बात की, निजी टिप्पणी की। आप देख लीजिएगा डिबेट में, ये अपनी बारी में बोल चुके थे। चले, ठीक है कर चुके थे। तो मुझे ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। श्याम जी, फाइनल कमेंट आपसे, और बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी किए। मैं ये कहना चाहता हूं, आंकड़ों का और ये जो जादूगरी का जो खेल है जनता समझ चुकी है। ये आंकड़ों के जाल में और जादूगरी के जाल में जनता नहीं फंसने वाली, और इनकी जो बौखलाहट घबराहट है वो जायज है। ये जो इस तरह से हताश होकर के बौखला रहे हैं वो जायज है, क्योंकि इनके मंत्री और विधायक ही हताश है कि हम जनता के बीच में क्या लेकर जाए। अब ये जो उपलब्धियां इतनी मुझे गिना रहे हैं या टीवी पे आके आपको गिना रहे हैं, अरे भैया, आपने जो मंत्री और विधायक है वो जो हताश है कि हम जनता के बीच में क्या लेके जाए, उनको कम से कम ये उपलब्धियां गिना दो। चलिए, आप अपना मुद्दा बताइए, फाइनल कमेंट में आप अपना मुद्दा बताइए, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। श्याम जी, आप अपना मुद्दा बताइए, क्या बीजेपी क्या मुद्दा लेकर उतर रही राजस्थान में इस बार? अब वो क्या लेके आएंगे वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो महिला उत्पीड़न, दलितों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार और जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है, ये सारे मुद्दे लेकर, पेपर लीक, बेरोजगारों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, ये सारे मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपकी बात है। ठीक है प्रतीक जी, फाइनल कमेंट आपसे, क्या मुद्दे होंगे इस बार?
देखिए, हमारी जो 4 साल की जनहितैषी नीतियां रही है, चाहे से आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात करिए, चाहे से किसानों के कर्ज माफी की बात करिए, चाहे से हम 10 स्कीम लेकर के आप 25 लाख रुपए की बीमा की बात कर लीजिए, दुर्घटना बीमा की बात कर लीजिए, सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कीजिए, बिजली 100 यूनिट फ्री देने की बात कीजिए, और उसके साथ साथ जो आर्थिक विकास की दर है वो बढ़ाने की बात कीजिए, सुशासन की बात कीजिए। हमारे मुद्दे यही रहने वाले। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी को ना तो हिमाचल की जनता ने सीरियसली लिया था और ना राजस्थान की जनता इनको सीरियसली लेगी। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा को हिमाचल की जनता ने सीरियसली नहीं लिया और राजस्थान की भी नहीं लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और बड़ी बहस में बात किया। तो आज हमने जाना कि आखिरकार जेपी नड्डा जो बात कह रहे हैं, क्या कांग्रेस उसको किस तरीके से लेती है, बीजेपी कितनी तैयार है इस बार, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है एक सरकार डबल बार रिपीट नहीं होती। बहरहाल देखना होगा कि ये जो इतिहास चला आ रहा है, ये जो परिपाटी चली आ रही है, आगे कंटिन्यू रहती है या नहीं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है, सीएम ने एसएमएस अस्पताल में कराया इलाज, कई मंत्री एसएमएस अस्पताल पहुंचे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं।